एक बार पुनः सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं का हम यहाँ पर पूरा सोल्यूशन पेपर का लेकर के आए हुए हैं। कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा का सोल्यूशन पूर्ण हल है। यहाँ पे सबसे पहला यह समीकरण युग्म ए एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो का कोई हल नहीं होगा। सही वाला जवाब क्या है? आंसर नंबर 1। विकल्प नंबर क्या है इसका? क्या है विकल्प नंबर? बी। कोई हल नहीं कह रहा है। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ मैंने आपको भ्रमित करने की कोशिश करी है, क्योंकि कोई हल नहीं कह रहा है तो सही विकल्प क्या होगा? बी होगा। क्योंकि कोई हल नहीं मतलब समांतर रेखाएं, मतलब ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू के। चलिए अगला, द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? बोलिए। माइनस बी अपॉन ए। करेक्ट आंसर। सी पे ताला लगाइए। 1 नंबर मिल जाएंगे जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। संख्याओं 4 और 10 का HCF कितना है? 2 आया है। बिल्कुल सही, बिकॉज 4 का मतलब 2 गुणे 2 और 10 का मतलब 2 गुणे 5, तो जो HCF होगा ये कितना आएगा? 2 आएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप इनमें से कौन सा दिख रहा है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, सर्वांतर निकालना है तो सर्वांतर बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या अगला माइनस पिछला। 1 माइनस 3। उत्तर बताइए कितना है? -2। जिसका आया है उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। -2 इज द करेक्ट आंसर। अगला, बिंदु 2,5 से लेकर के x अक्ष की दूरी क्या होती है? देखिए x अक्ष की दूरी मैंने बताया था y निर्देशांक, और y निर्देशांक यहां पर कितना है? 5। तो सही उत्तर कितना है इसका? 5। क्लियर है सभी को? तो पहले 6 सवाल हो गए हैं। सभी बच्चे अपना आंसर मिलान कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए अगला है सवाल नंबर 2। √2 एक कैसी संख्या है? उत्तर क्या है? अपरिमेय। पहला हो गया। दूसरा, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घातांक बहुपद की क्या कहलाती है? बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। क्या कहलाती है? घात। एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है। अगला, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस को हल करने की सूत्र विधि का द्विघाती सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है क्या? यही सूत्र नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, समांतर श्रेणी 18, 15 सही 1/2 13 में पदों की संख्या कितनी आई है? बताइए। कितनी आई है? 27। सबका 27 आया है? नहीं आया है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस सवाल में ए का मान दिया 18। ए का मान 18, डी का मान है 15 दूनी 30 1 31/2 माइनस 18। तो डी का मान होगा A2 माइनस A1। 31/2 माइनस का कितना? 18, यानी 31 माइनस 18 दूनी 36/2, यानी -5/2। चलिए इतना आने के बाद पदों की संख्या, तो nवां पद कितना है? -47। an बराबर -47। तो an का मान होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर माइनस का 47। a का मान 18, n का मान पता नहीं -1 और d का मान है -5/2 बराबर माइनस का 47। तो n-1 गुणे -5/2 बराबर -47 है। 18 यहाँ से आएगा तो -18। 8 7 15 और 4 1 5 1 6 -65। n-1 गुणे -5/2, माइनस से माइनस कट गया। n-1 बराबर 65 है। ऊपर 2 जाएगा, नीचे 5 आएगा। 13 पना 65। n-1 बराबर 13। n बराबर 13 धन 1। आंसर n का मान कितना आ गया? 14। बिल्कुल सही। 13 दूनी 26 आएगा यहाँ पे 13 गुणे 2 26। तो कितना हो गया? 26 प्लस 1। उत्तर कितना आया बच्चों? 27। बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे?
27। तो जिन्होंने 27 लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सभी किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि सबके कोण 60 60 60 होते हैं। अगला, आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण थीटा में है, संगत चाप की लंबाई फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? 2 पाई आर गुणे थीटा बटे 360। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 3 पे आइए। सत्य असत लिखना। दुकात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है। बताइए सत्य की असत्य? क्या है ये? सत्य है, क्योंकि अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। बिल्कुल सही। अगला, सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। सत्य की असत्य? असत्य है। क्या है ये? असत्य है, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? अगला, एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। सही है कि गलत है? तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया। ठीक है बच्चों, घन का आयतन कितना होता है? ए क्यूब की ए स्क्वायर। ए क्यूब, बिल्कुल, ये भी क्या है? सत्य है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। बोलिए सत्य है कि असत्य है? सत्य। हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं ना ऐसे। हाँ, तो ये भी सत्य हो गया। अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब है। सत्य है कि असत्य है? ये क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि अर्धगोले का आयतन कितना होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ कितना दिया है? 1/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हो गया? तो देख लीजिए एक बार सत्य सत्य सभी लोग। चलिए आइए, अगला है पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1। तो पहले का सी चेक करते जाएं सभी लोग, अपना मिलान करते जाएंगे। कॉट ए का मान कितना होता है बच्चों? कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा बेटा ई। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए क्या बनेगा बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा। तो थर्ड का बनेगा बेटा एफ। क्या बनेगा थर्ड का? एफ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगला, टेन 60 का मान कितना जाएगा बेटा? √3। कितना जाएगा? √3। तो फोर्थ का बनेगा ए। फोर्थ का बनेगा ए, √3। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो फिफ्थ का बनेगा ई, बी। पांचवे का बी बनेगा। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो इसका बनेगा डी। छठवें का बनेगा डी। हो गए सारे? देख लीजिए सभी लोग अपने आंसर्स। ये होने थे आपके आंसर्स। अगला है पांचवा, प्रत्येक का एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उन्नयन कोण की परिभाषा देखिए। हाँ, जब क्षैतिज से ऊपर की ओर की वस्तु देखी जाती है तो दृष्टि रेखा का, किसका? कौन सी रेखा का? किसके साथ? क्षैतिज के साथ। किसके साथ? बनने वाला कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? हाँ हाँ, तो क्या लिखेंगे? क्षैतिज से ऊपर की वस्तु देखने पर दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ बना हुआ कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। नोट कर लें। चलिए अगला देखिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना है, या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन। चलिए बताइए, कौन बताएगा आप में से आधारभूत अनुपातिकता? खड़े होके बोलिए, कौन बताएगा? यही है, अगर किसी त्रिभुज की एक दी गई भुजा के समांतर एक भुजा एक सरल रेखा खींची जाए तो ये सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AP बटे PB बराबर AQ बटे
QC नोट कर लें। बिंदु 0 0 तथा AB के बीच की दूरी, बहुत ही सरल सवाल, दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर, उत्तर आएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगला देखिए, बिंदु P x1, y1 और Q x2, y2 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, आंसर मध्य बिंदु M, उत्तर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये P है, ये Q है, ये इसका मध्य बिंदु M है। तो दोनों को जोड़ने वाली रेखा के निर्देशांक मध्य बिंदु के ये होंगे। अगला 5वां नंबर, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? अनंत। कितनी हो सकती हैं? अनंत। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। उत्तर क्या है? 2 स्पर्श रेखाएं। चलिए सवाल नंबर 6, 5 तक हो चुके हैं। अब हम सवाल नंबर 6 की ओर आते हैं। संख्या 6 और 20 का एलसीएम लिखना है। तो 6 बराबर 2 गुणे 3 और 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। एलसीएम बराबर 2 की जोड़ी बन गई 2, एक 2 की नहीं बनी वो भी लिखो, एक 3 और एक कितना 5, 2 2 नहीं 4 3 12 पंचे 60। इसका सही उत्तर है 60। जिनका 60 है 2 मार्क्स मिलेंगे उनको पूरे पूरे। अगला क्वेश्चन है 1771 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। 1771, तो 1771 सबसे पहले किससे जाएगा? कराया गया था ये सवाल आपको क्लास में। 1771 किससे जाएगा? देखिए सबसे पहले हम इसमें 11 से भाग देके देखते हैं। तो 1771 बटे 11, तो 11 एकम 11, यहाँ 6 बच गया, यहाँ 7, 11 गुणे 6 66 और 1 और 1 11 एकम 11, बिल्कुल सही। तो 11 से गया 161 बार। कितने बार? 161 बार। अब किससे जा सकता है ये? 161 किसी में आता है क्या? अब देखिए बच्चों, इसमें 7 से आप भाग दे दीजिए। तो 7 से कितने बार गया? 23 बार। कितने बार? और फिर किससे जाएगा? 23 से 1 बार। तो इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड 1771 बराबर 11 गुणे 7 गुणे 23, या सबसे छोटी संख्या पहले लिखें तो 7 गुणे 11 गुणे 23। नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित समीकरण के युग्म के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 ज्ञात कीजिए और बताइए हल संगत है या असंगत। चलिए सबसे पहला देखिए a1/a2, बताइए 6/2, यानी सॉल्व करने पर आ गया 3:1, 2 3 6। और फिर b1/b2 बच्चों -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आ गया 3:1। और c1/c2 बराबर हो गया 10:9। तो आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो ये बताइए संगत है कि असंगत है? ये कहलाएगा असंगत। क्या कहलाएगा? असंगत। क्यों कह रहा? क्योंकि कोई हल नहीं। क्या है? कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होता है तो निकाय क्या होते हैं? असंगत होते हैं। तो इसने पूछा था कि बताइए निकाय संगत है कि असंगत है, तो सही उत्तर है निकाय क्या है? असंगत है। अथवा वाला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है। बहुत ही सरल सवाल है, तो किसी भी विधि से हल कर लें आप। x + y = 12। देखिए y खुद है प्लस में है माइनस में है, क्या कर देंगे? जोड़ने पर। क्या कर देंगे? जोड़ने पर। तो y से y क्या हो गया? कैंसिल। x जुड़ गया, 2x बराबर 12 और 2 14। x का मान कितना आएगा? 7। अब x + y = 12 है, तो 7 + y = 12, y = 12 - 7, उत्तर कितना आएगा? 5। उत्तर चेक करिए, x = 7, y = 5। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
जांच करिए कि ये समीकरण द्विघातीय है या नहीं। तो इसको खोलते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 4 प्लस का 1 बराबर 2x माइनस 3। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और 1 5 बराबर 2x माइनस 3। देखिए अब 2x को यहाँ ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस का 5 माइनस 3 यहाँ आएगा, तो प्लस का 3 बराबर कितना? 0। हल करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। देख रहे हैं आप क्या ये द्विघातीय है कि नहीं है? हाँ, तो लिखेंगे यह द्विघातीय समीकरण है, समीकरण है। अगला सवाल इसके अथवा वाला, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। अब इसका द्विघात समीकरण बनाना है। दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 306 है। तो माना पहली संख्या क्या मान लीजिए? x। तो क्रमागत है तो दूसरी संख्या क्या बनेगी? बिल्कुल सही, दूसरी संख्या बराबर x प्लस और y नहीं, x प्लस 1 बनेगी। क्रमागत है मतलब उसकी अगली संख्या x प्लस 1। अब दोनों का गुणनफल कितना है? 306। मतलब x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। तो x गुणे x हो गया x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर कितना? 0। यही आपका उत्तर है। सवाल क्रमांक 9, AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद a बराबर 4 और सर्वांतर d बराबर -3 है। तो देखिए प्रथम 4 पद, पहला पद होता है a, अगला a प्लस डी, फिर अगला a प्लस 2d और फिर a प्लस कितना? 3d। तो प्रथम पद 4 है और सर्वांतर -d है, तो पहला आंसर आएगा 4। फिर 4 में -3 जुड़ेगा तो उत्तर आएगा 1। फिर 1 में फिर से -3 तो उत्तर आएगा कितना? -2। और फिर -2 में फिर से -3 उत्तर आएगा -5। चेक करिए, यही उत्तर आ रहा है, नोट करेंगे। अगला देखिए, श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 11वां पद। a बराबर कितना है? -3। और सबसे पहले d निकाल लो, तो d बराबर है -1/2 और माइनस का -3 मतलब -1/2 प्लस का 3, तो -1 प्लस 6/2 मतलब हो गया 5/2। अब 11वां पद निकालना है, तो a11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1d दैट इज इक्वल टू a प्लस 10d। a का मान है -3 प्लस 10 और d का मान है कितना? 5/2। तो 2 से कितने बार? 5 बार। तो -3 प्लस 5, 5 जा 25, आंसर आ गया 22। तो इसका जो 11वां पद आएगा वो कितना आएगा? 22। नोट कर लें। समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न समरूप आकृति के। तो पहला उदाहरण समरूप आकृति का लिख लीजिए। उदाहरण, पहला उदाहरण, उदाहरण नंबर 1, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दूसरा उदाहरण, सभी वर्ग, जितने भी वर्ग होते हैं चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबके सब क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। तो उत्तर यही था इसका, या तो सभी समबाहु त्रिभुज या सभी वर्ग, है ना। हाँ, इसमें वृत्त भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वृत्त, त्रिभुज नहीं हो सकते हैं। चलिए अथवा वाले में आइए। कहा गया है कि बताइए EC का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सवाल, आपको पढ़ाई थी थेल्स प्रमेय। 1.5/3 बराबर 1/x। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो x 1.5x बराबर हो गया 3 एकम 3, तो x बराबर 3/1.5। अब 1.5 मतलब 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूने 3। करेक्ट आंसर 2/1, यानी x की वैल्यू आ गई है 2। नोट करिए, आंसर है x = 2। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11,
सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान देखिए। सेक थीटा आप जानते हैं, सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो ये देखिए, ये कोई कोण थीटा ले लीजिए, इसका कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12, तो कर्ण हो गया 13 और ये हो गया 12। तो जो पता नहीं है लंब उसे x मान लो और पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो x का स्क्वायर धन 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, तो x का वर्ग प्लस 144 बराबर 13 का वर्ग 169, तो एक्स स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो x बराबर अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 को क्या बोलते हैं 5, मतलब x का मान कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया x का मान 5 आ गया। चलिए अब x का मान 5 आ चुका है, आपसे बोला जा रहा है cos थीटा तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यह सेक थीटा का उल्टा ही होता है। तो सेक थीटा जब 13/12 दिया गया है तो इसका उल्टा कितना होगा 12/13। इधर से भी देख लें, आधार है 12 और कर्ण है 13। अगला पूछ रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा सब लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब आपका आ गया है 5, कितना आया है, और आधार है 12, तो सही उत्तर क्या हो गया 5/12। नोट करें। अगला देखेंगे सवाल, मान ज्ञात करना है 2 tan स्क्वायर 45। तो सबसे पहले देखिए ये 2 है, tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 मतलब कॉस 30 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 का होल स्क्वायर। तो 2 tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। ये देखिए दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, 2 और 1 का स्क्वायर 1, उत्तर कितना आएगा 2, तो करेक्ट आंसर इसका है 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये एक बिंदु Q है, इस वृत्त से इस स्पर्श रेखा की दूरी जो है कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और Q की केंद्र से दूरी, केंद्र O है, यहां से दूरी कितनी है 25, कितनी दूरी है, और आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है R, मान लीजिए पॉइंट P है। तो बच्चों आपको सबको पता है ये कोण कितने डिग्री होता है 90, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, क्या होती है कर्ण, तो 25 यहाँ पे कर्ण है, तो 25 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग धन R का वर्ग, तो 25 का वर्ग 625 बराबर 24 का वर्ग 576 प्लस R का वर्ग, तो 625 576 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर R का वर्ग, तो कितना आ गया 49 बराबर हो गया R का वर्ग। तो R बराबर अंडर रूट 49 और 49 का रूट कितना होता है 7, तो करेक्ट आंसर आ गया R बराबर कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए सभी, उत्तर है R बराबर 7 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए सभी, एक बिंदु A जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बिल्कुल लगभग वैसे ही सवाल है। एक वृत्त है ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से एक बिंदु A है जो कितने सेंटीमीटर की दूरी है 5 से स्पर्श रेखा खींची गई है बेटा, और ये स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर की है, कितने की है, आपको कह रहा त्रिज्या ज्ञात करो। बच्चों आपको पता है कि अगर ये 90 अंश के सामने 5 हो ये 4 हो तो R कितना आता है 3, कितना आएगा R, तो इसमें R का मान आएगा 3 सेंटीमीटर। निकालने का तरीका वही पाइथागोरस प्रमेय, 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, 4 बन जाएगा आधार और R है अपने पास में लंब, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस R स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो R स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो R बराबर हो गया अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 R का मान कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 सेंटीमीटर। चलिए सवाल क्रमांक 13 पे आइए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आपके पास में एक वृत्त है और उसमें एक त्रिज्या खंड है जिसका कोण 60 डिग्री है। तो ये देखिए ऐसा कोई त्रिज्या खंड है
जिसका कोण कितने डिग्री है 60, और त्रिज्या इसकी दी है 6 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। आप सब जानते हैं त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 360। तो पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या कितनी 6, तो 6 गुणे 6 2 बार, और कोण कितने डिग्री है 60 डिग्री, 60 बटे 360। तो कितने बार कैंसिल हो गया 6 बार, कितने बार 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल। उत्तर आ गया 6 पाई। कितना उत्तर आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लें 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका ये करेक्ट आंसर है। हाँ गुरुजी, जिन लोगों ने पाई का मान रख दिया है तो 22 गुणे 7, 6 गुणे 22 बटे 7, तो आंसर 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा। सही उत्तर है। एक वृत्त के चतुर्थांश, अगला सवाल और वाला अथवा वाला, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22। तो सबसे पहले आपको दिया गया है 2 पाई आर बराबर 22, तो आर बराबर हो गया 22 बटे 2 पाई, 22 बटे 2 पाई, वैल्यू पुट कर दीजिए आर बराबर 22 और बटे 2 इंटू पाई का मतलब 22 बटे 7, 22 बटे, तो 7 ऊपर जाएगा 22 से 22, तो त्रिज्या का मान आ गया 7 बटे 2। कितना आ गया 7 बटे। अब कह रहा वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश मतलब बच्चों क्वार्टर सर्किल, तो आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर मतलब जो त्रिज्या आई है अपने पास 7 बटे 2 का स्क्वायर, 7 बटे 2 का स्क्वायर। और मगर देखो बेटा चतुर्थांश जो होता है वृत्त का चौथाई क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 बटे 4। कितना आएगा 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता। तो 1 बटे 4 पाई का मतलब 22 बटे 7 और आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2, एक 7 से एक 7, 22 गुणे 7 कितना होता है 154, 100 और 2 दूनी 4 और 4 चौके कितना 16। क्या इतना आया है। यदि ये आया है तो उत्तर आपका बिल्कुल सही है। नोट करेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 कहा जा रहा है जांच करिए क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए 6 की पावर n को अगर मैं गुणनखंड करूं तो 2 गुणे 3 की पावर n, अर्थात 2 की पावर n और 3 की पावर n। आपको पता है बच्चों की अगर कभी किसी चीज़ को 0 पे समाप्त करना है तो उसके गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 होने चाहिए। क्या होने चाहिए 2 और, तभी तो 2 पंचे 10 बनेगा। क्या यहाँ पे 2 और 5 एक साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मतलब 5 का पद नहीं है। इसका मतलब ये 0 पर कभी समाप्त होगा नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः 6 की पावर n शून्य पर कभी समाप्त नहीं हो सकता, कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ये हो गया इसका उत्तर। अथवा वाला सवाल, व्याख्या करिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और ये जो दी गई दूसरी संख्या क्या ये भाज्य है और क्यों है। तो देखिए पहले संख्या में 2 पद हैं। कितने पद हैं, इनसे 13 कॉमन आ सकता कि नहीं आ सकता। तो 7 गुणे 11 13 कॉमन है धन 1, धन 1। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया 13 गुणे 7 11 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 यानी कि 13 गुणे 78, 13 गुणे 78। और ऐसी संख्या जिसको 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं। तो इसलिए ये पहली वाली जो संख्या दी है ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है। अगला देखिए, अगले संख्या में भी कितने पद हैं, 2 पद हैं। कितने पद हैं, देखिए बीच में प्लस लगा, लगा कि नहीं लगा। तो 2 पद है तो क्या कॉमन आ रहा 5। क्या कॉमन आ रहा है, तो पहली संख्या में बनेगा 7 गुणे 6 4 3 2 और गुणे कितना 1 और धन में कितना 1, क्योंकि 5 कॉमन आ गया। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं कहता हूं ये जो भी संख्या थी, इतनी बड़ी ये जो भी संख्या थी, इसका नाम आप x मान लीजिए। क्या मान लीजिए। अब ये बताइए क्या ये संख्या 2 संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं है। बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे पहले 5 बाहर आ चुका है और अंदर एक बड़ी सी संख्या बन के आएगी कि नहीं आएगी। तो ये 2 संख्याओं का गुणनफल है और 2 संख्याओं के गुणनफल को कौन सी संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो अतः यह संख्या भी कैसी होगी, भाज्य। नोट कर लें
अगला सवाल देखिए बच्चों, 15वां सवाल पहला। एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद दिया है, तृतीय पद दिया है, बाकी के पद नहीं दिए हैं, बस n दी है पदों की संख्या। 22 पदों का योग ज्ञात करना है। संख्या है 8 3 -2। तो पहली संख्या है 8, दूसरी संख्या है 3 और तीसरी संख्या है -2। ऐसे 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 करके 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है। कितने तक का? 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है आपको। तो देखिए, आपको पता है कि जो योग का सूत्र होता है n पदों का, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू कितना? यहाँ पर a का मान पता है 8 है, n का मान पता है 22 पदों तक, d का मान निकाल लीजिए। d मतलब a2 माइनस a1 यानी कि 3 - 8 बराबर कितना? -5। अब चलिए इसमें पुट कर दीजिए। n/2 यानी कि 22/2 2a मतलब 2 × 8 प्लस n-1। n कितना है? 22 - 1 × -5। 2 से 22 कितने बार कट गया? 11 बार। तो 11 ब्रैकेट में 8 दूनी 16, 22 में से 1 गए 21 गुणे -5 यानी कि -105। तो 16 ब्रैकेट में -105। तो ये हो गया 11 16 -105। तो 105 में से 16 गए, 15 में से 6 गए 9। क्लियर है? इन 9 में से 1 गए, कितना बन गया? 8। और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो कितना हो गया? -89। बड़ी संख्या माइनस की है, तो कितना आएगा? -89। तो 11 × -89, 11 × -89। चलिए 89 में 11 का गुणा कर दीजिए। तो 11 × 9 99, 9 आ गई हासिल। 11 8 88 और 88 और 9 कितना होता है? 88 और 9 कितना होता है? 97। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? -979। तो इसके 22 पदों का योग कितना आ जाएगा? -979। नोट करिए। अगला सवाल देखिए। चलिए अगला सवाल देखिए, अथवा वाला सवाल। कहा जा रहा है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए। n धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो बच्चों, धनात्मक पूर्णांक कहाँ शुरू होता है? 1 से। कहाँ शुरू होता है? 1 से। सवाल नंबर 15 का अथवा देखिए, बोर्ड पे ध्यान दें सभी लोग। सवाल नंबर अथवा 15वें का अथवा। तो पहला धन पूर्णांक 1, अगला 2, अगला 3, फिर 4। ऐसे करते करते मान लीजिए n नंबर पे n बैठा है। कौन बैठा है? n। तो मतलब कुल संख्याएं 1 2 3 4, कुल संख्या कितनी हो गई? n संख्याएं हो गई। कितनी संख्याएं हो गई? n संख्याएं हो गई हैं। और आपको n धन पूर्णांकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? n धन पूर्णांकों का योग। तो देखिए, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू कितना? d। तो यहाँ पर संख्या पदों की भी कितनी है? n/2। 2 गुणे प्रथम पद कितना है? 1 है। प्रथम पद कितना है? पदों की संख्या n है -1 और d का मान भी कितना है? 1 है। क्योंकि दोनों पदों का अंतर जो सर्वांतर आ रहा है, 2 - 1 बराबर कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। चलिए हल कर दें। तो n/2 2 एकम 2 प्लस 1 का गुणा n के साथ n और 1 का गुणा -1 के साथ -1। तो n/2 ब्रैकेट में n धनात्मक है, आगे आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। कितना आएगा? +1। तो उत्तर आ गया n × n+1/2। ये है n धनात्मक संख्याओं का योग। प्रश्न क्रमांक 16 की बात करते हैं। यदि किसी रेखा DE त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे और भुजा BC के समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB बराबर AE/EC। देखिए कैसे शो करेंगे आप लिखेंगे, हम जानते हैं कौन सी थ्योरम से? थेल्स प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय आपके सामने क्या कहती है? AD/DB बराबर AE/EC
ई सी। बोले कहती कि नहीं कहती है? हाँ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको ए डी बटे ए बी बनाना है, ए डी बटे ए बी बनाना है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ए डी में डी बी ऐड करना है। तो आप +1 ऐड कर दीजिए, ए डी अपॉन डी बी इधर भी 1 ऐड करेंगे, और ए ई अपॉन ई सी यहाँ भी आप 1 जोड़ दीजिए। दोनों तरफ आपने क्या जोड़ दिया, 1। 1 जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, देखो बच्चों, ये हो जाएगा ए डी प्लस डी बी बन जा डी बी, डी बी का एक के साथ गुणा हो गया डी बी, और नीचे आ गया डी बी, यहाँ पर ए ई और ई सी का गुणा हो जाएगा ई सी अपॉन में कितना, ई सी। अब ए डी और डी बी दोनों को जोड़ के क्या लिख सकते हैं हम, ए बी बटे डी बी बराबर, हाँ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, हमको पलट करके जोड़ना था। क्या करना था, पलट करके जोड़ना था। क्योंकि अगर मैं पलट नहीं रहा हूँ, देखो पलटना क्यों है, क्योंकि हमको इसको सुरक्षित रखना है। तो जो चीज़ सुरक्षित रखनी होती, प्रूफ में देखो ये बैठा हुआ है, तो जो चीज़ सुरक्षित रखना है उसको पहले बटे में ले जाओ, तो दोनों को पलट दो। तो डी बी अपॉन ए डी प्लस इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। अब दोनों तरफ आप 1 1 जोड़ दो, तो डी बी अपॉन ए डी +1 बराबर ई सी अपॉन ए ई +1। तो ये क्या हो जाएगा, डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इक्वल टू सी ई या ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अब डी बी प्लस ए डी बी और ए डी मिला के कितना हो गया, ए बी। कितना हो गया, हाँ तो ऊपर बन गया ए बी और नीचे बन गया ए डी बराबर, ऊपर कितना बन गया, ए सी प्लस सी ई, ए ई और सी ई मिला के बन गया ए सी। कितना बन गया, ए सी अपॉन नीचे क्या बैठा है, ए ई आ चुका है। अब पलट दीजिए, क्या कर दीजिए, फिर से प्रतिलोम कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा ए डी, नीचे आ जाएगा ए बी, ऊपर आ गया ए ई और नीचे आ गया ए सी। हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 16 का पहला भाग हमने कर लिया है। अब सवाल नंबर 16 का अथवा वाला भाग देते हैं। आकृति में पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर है। बड़े पी टी बटे कितना है, टी आर है। देखिए पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर तो दिया है। कैसे शुरू होगा, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। इसका मतलब बच्चों थेल्स थ्योरम लग रही है, और थेल्स थ्योरम लग रही है मतलब अतः जो भुजा एस टी होगी, भुजा क्या होगी, एस टी, किसके समानांतर होगी, क्यू आर के। किसके समानांतर होगी, क्यू आर के। तो बच्चों आपको पता है कि अगर भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं तो अगर ये कोण अगर x है तो ये कोण भी कितना होगा, x, और अगर ये कोण y है तो ये कोण भी कितना होगा, y। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अगर भुजाएं समानांतर हैं इसका मतलब संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो लिखेंगे अतः संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। अब कौन कौन से संगत कोण हैं, कोण पी एस टी, पी एस टी, देखो पी एस टी, ये पी एस टी हो गया, किसके बराबर होगा, पी क्यू आर के। पी एस टी बराबर पी क्यू आर। हमने इसको माना क्या है, एक्स माना है। क्या माना है, एक्स। और दूसरा पी टी एस, पी टी एस बराबर कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू। हमने इसको क्या माना है, वाई माना है। मतलब ये कोण ये वाले इधर वाले एक्स एक्स दोनों बराबर होंगे, और ये कोण इधर वाले वाई वाई दोनों बराबर होंगे। अब एक चीज़ और दी गई है, पी एस टी बराबर पी आर क्यू। देखिए पी एस टी कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है पी एस टी, ये, और किसके इक्वल है, पी आर क्यू के बराबर, है ना। तो क्या लिखेंगे, दिया है कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। तो पी एस टी जो है पी आर क्यू के बराबर है, और पी एस टी का मान कितना है, x, और पी आर क्यू का मान कितना है, y। मतलब कोण x और y आपस में क्या है, इक्वल है। और आपको पता है कि अगर किसी त्रिभुज में
आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं तो उनकी आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर। तो अतः कौन सी आमने सामने की भुजा, पी क्यू और पी आर। अतः पी क्यू बराबर पी आर। और ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु। क्या कहलाता है, समद्विबाहु। तो लिखेंगे तो त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः पी क्यू आर एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर हो गया बच्चों। तो पी क्यू आर यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17। ये पहले देख लो आप लोग एक बार इसको। चलिए बच्चों सवाल नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा सवाल नंबर 17, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान पर कोने पर लगे एक खूंटे से घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बांध दिया गया है। देखो बच्चों ये एक वर्गाकार मैदान ले लो। एक वर्गाकार क्या है, मैदान। इसकी भुजा कितनी है, 15 मीटर। कितने मीटर, सबको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 15 मीटर की इसकी भुजाएं हैं। एक खूंटे में 5 मीटर की रस्सी लगी हुई है। 5 मीटर की क्या लगी है, तो 15 का 1/3 5 होता है। तो मान लो इतनी बड़ी रस्सी लगी हुई है एक खूंटे पे, और ये घोड़ा चर रहा है। तो 5 मीटर की रस्सी है तो घोड़ा इस तरीके से चरेगा। बोलो हाँ है ना, चरेगा कि नहीं चरेगा, हाँ। तो घोड़ा इतने क्षेत्रफल को चर पाएगा कि नहीं चर पाएगा। अब कह रहा है कि उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर घोड़ा घास चर सकता है, जहां पर घोड़ा घास। तो ध्यान से देखो, क्या ये वृत्तखंड है कि नहीं है, है ना। मतलब ये एक त्रिज्या खंड है। क्या है बच्चों, ये त्रिज्या खंड, वृत्तखंड नहीं त्रिज्या खंड है। और जिसका कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितने डिग्री, तो ये देखो 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड है कि नहीं है, हाँ। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। आप जानते हो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा अपॉन कितने डिग्री, 360, 360। चलिए हल करते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर त्रिज्या है, 5। 5 गुणे 5, क्षेत्रफल का कोण कितना है, 90/360। बेटा ये 4 बार चला गया तो 22/7 गुणे 5 मतलब 25, और नीचे 1/4। बेटा आंसर पाई में आन दो, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 को पाई बोल दो। क्या बोल दो, पाई। तो ऊपर हो गया पाई, यहाँ 25 अपॉन कितना, 4। तो आंसर 25 पाई बाई मीटर स्क्वायर, 25 पाई बाई 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नोट करें। चलिए देखिए, जैसे कुछ बच्चों ने कहा है कि पाई का मान रख दिया गया है, तो पाई का मान रखने के बाद उत्तर कितना आएगा, 25 गुणे 22 बटे कितना, 7। तो 25 गुणे 22 निकाल लो भाई साहब, कितना हो जाएगा, 25 गुणे 22। तो 25 गुणे 22 बराबर, ऊपर हो गया 550, कितना हो गया, और बटे कितना, 7। तो ये भी सही है। अगर किसी ने 7 का भाग दे दिया है तो भैया और चेक कर लो, डिवाइड बाई 7 कर लो। तो उत्तर आ रहा है 78.57। इतना लगभग चलेगा। कितना आएगा, 78.57। तो आंसर है 78.57 मीटर स्क्वायर। सारे उत्तर मैंने ला दिए हैं, चेक कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात करिए। बहुत सरल सवाल, आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, और 120 अंश का कोण अंतरित हो रहा है। ये मान लीजिए 120 अंश का कोण है। आपको बताना है ये जो चाप है इस चाप की लंबाई क्या। तो बेटा सूत्र आपको बताया गया था चाप की लंबाई का, L बराबर 2 पाई आर गुणे थीटा अपॉन कितना, 360। यही था ना। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर कितने सेंटीमीटर, 14, कोण है 120 का और टोटल 360। तो 120 से 360 3 बार, कितने बार, 7 से 14 कितने बार, 2 बार। तो ऊपर 2 गुणे 22, ऊपर एक 2 है, एक 22 बच गया, और गुणे कितना 2, और नीचे कितना 3। तो
तो 22 दूनी 44 दूनी 88, उत्तर 88/3 सेंटीमीटर। क्या यही आया है? ज़्यादा से ज़्यादा आप 88 में 3 का भाग दे सकते हैं, तो 88 भागे 3 भी करे होंगे, तो आंसर आया है 29.33। इतना भी आ गया है तो सही है आपका उत्तर, सेंटीमीटर। चेक करिए। चलिए सवाल 18 की तरफ देखिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 18 में? बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करिए तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो आपके पास जो बहुपद दिया गया है px बराबर दिया है कितना? x² - 3। क्लियर की नॉट क्लियर? बेटा इसको आप लिख सकते हो, इसको सबसे पहले इसके शून्यक निकालना है। तो आपको पता है शून्यक के लिए किससे शून्य करते हैं तुलना? जीरो से। किससे करते हैं? जीरो से। तो px बराबर जीरो, px बराबर जीरो मतलब x² - 3 बराबर जीरो। तो x² बराबर कितना? 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? √3 प्लस और माइनस। तो दो शून्यक निकल करके आ गए, एक प्लस √3 और x बराबर कितना? x = -√3। तो अल्फा बराबर है √3, बोलिए हाँ है ना, और बीटा बराबर -√3। क्लियर की नॉट क्लियर? अब यदि आप इसकी तुलना करें px बराबर x² - 3 की तुलना पॉलिनोमियल यानी बहुपद, व्यापक बहुपद, द्विघातीय बहुपद ax² + bx + c से तुलना करें, तो बोलिए a का मान कितना है, b का मान और c का मान -3। ठीक है ना? अब चलिए संबंध बनाते हैं। नाउ पहला है मूलों का योग या शून्यकों का योग। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर अल्फा का मान कितना आया है? √3 और बीटा का मान -√3 बराबर -b। b का मान कितना है? 0 और a का मान कितना? दोनों कट गए। बताइए बाएं पक्ष में क्या आएगा और दाएं पक्ष में भी 0। सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखेंगे सत्यापित हुआ। ये पहला हो गया, पहला मूलों में संबंध। दूसरा संबंध है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बराबर आता है c/। अल्फा का मान कितना आया है? √3 और बीटा का मान, क्लियर की नॉट क्लियर, इज इक्वल टू c का मान इस क्वेश्चन में कितना है? -3 है और a का मान कितना? तो -3/1 कितना आएगा? -3। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस कितना? और √3 कितना हो जाएगा? 3। तो सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी लिखेंगे हम सत्यापित हुआ। क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। तो बच्चों इसमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? 0 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है? √5। अब आप जानते हैं जो बहुपद होता है, बहुपद का फॉर्मूला px बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना? x और प्लस कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0 इंटू x और प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है? √5। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या बचेगा आंसर? px बराबर x² प्लस √5, ये आएगा आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण इतने के मूलों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसके मूलों को, है ना, मतलब अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। अब आपके पास समीकरण दिया है 3x² - 2√6x + 2। चलिए तो इसके मूल ज्ञात करते हैं। ये सवाल हम ले आए हैं। 3x² - 2√6x + 2 बराबर कितना? 0। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? -2√6 और c का मान कितना है? 2। तो क्या करते हैं, सबसे पहले a और c का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? a और c का
गुणा, तो ए और सी का गुणा कर दिया, 3 गुणे 2, तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6। और जोड़ने पर आना चाहिए 2√6। कितना आना चाहिए? जोड़ने पर आना चाहिए 2√6, वो भी माइनस का। देखिए बच्चों, तो हम जो नंबर लेते हैं, हम अगर कोई नंबर ले लें √6 और √6, ठीक है ना, तो √6 और √6 वो भी माइनस में, मतलब यदि -√6 ले लें और -√6 ले लें, दोनों का गुणा करोगे तो बताओ 6 आएगा कि नहीं आएगा? और -√6 और -√6 को जोड़ दोगे तो बताओ माइनस का 2√6 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब हमारा मिल गया नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? 3x² -√6x प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो ध्यान से, यहां से हमको कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेना है बेटा? देखना ध्यान से। बेटा 3 को क्या लिख सकते हो? √3 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? क्योंकि √3 2 बार हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। माइनस बेटा 6 को लिख सकते हो 3 गुणे 2, 3 गुणे x, और इस भी 6 को क्या लिख सकते हो? इस 6 को लिख सकते हो -3 गुणे 2, और बाहर क्या? x, और इस 2 को लिख सकते हो √2 का होल स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, यहां से √3 कॉमन है और x कॉमन है कि नहीं है? यहां से भी √3 कॉमन है ना, और x भी कॉमन है, तो पूरे से क्या कॉमन ले लो? √3x। क्या कॉमन ले लिया? तो 2 √3 में से 1 √3 बच गया, तो 1 √3 बच गया, 1 x बच गया। अब यहां से √3 चला गया तो क्या बच गया? माइनस, केवल रूट के अंदर 2 बचा। क्या बचा रूट के अंदर? क्योंकि 3 भी निकल गया और x भी निकल गया। बहुत अच्छे। अब आगे देखो बेटा, यहां से आपने माइनस कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? और एक ठो √2 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? एक ठो। तो अंदर क्या छूट गया? √3 छूट गया और x छूट गया, तो यहां लिख दूंगा मैं √3x। हाँ या ना? अब प्लस में से माइनस कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा? माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 2 ठे रूट थे तो एक √2 कॉमन ले लिया हूं, तो क्या बचेगा? √2 बराबर कितना? अब देखो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो ये बन गया √3x - 2 और अगेन √3x - 2 बराबर कितना? 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो √3x - 2 बराबर कितना? 0। √3x, ये √2 था, सॉरी बच्चों, क्या था ये? √2 माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर √2, तो x बराबर हो गया √2 अपॉन √3। सेकेंड में से भी यही आएगा कि नहीं आएगा? तो x बराबर √2 अपॉन √3, तो यही इसके रूट आएंगे। अल्फा बीटा दोनों बराबर आ रहे हैं और दोनों कितने आ रहे हैं? √2 अपॉन √3, जिनको आप मिला के लिख सकते हो √2/3। नोट कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, इसके आठवें वाला, 19वें का अथवा वाला। क्या है सवाल? समीकरण 3x² - 4 √3x + 4 का विवित्त कर ज्ञात करिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति। चलिए कैसे हल करेंगे, देखिए आपके सामने ये सवाल है। तो आपके सामने ये सवाल है, सवाल को पुनः लिख देता हूं मैं। सवाल दिया है 3x² - 4 √3x प्लस कितना? 4 बराबर कितना? 0। सबसे पहले इसका मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करिए। बोलिए a का मान कितना? √3, b का मान -4 √3 और c का मान कितना? 4। अब चलिए विवित्त कर निकालते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर, हाँ बच्चों यहाँ पे सवाल मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे a का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3, तो √3x² नहीं है, 3x² है। हाँ तो सही कर लें बच्चों, ये 3 कर लें, बाकी सब कुछ सही लिखा अपन ने। तो d बराबर, हाँ ऊपर भी सही कर लें, d बराबर b² - 4ac, तो d का मान b² - 4ac है, तो d बराबर b का स्क्वायर मतलब -4 √3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × कितना? 4। चलिए 4 √3 का स्क्वायर करते हैं। 4 √3 का स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस होएगा ही। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, 16 तिया 48, तो ये हो गया 48 पहला वाला पद, और दूसरा 4 तिया 12 और 12 चौके कितना?
48, तो 48 माइनस 48 बराबर 0। तो पहला मान था डी का मान विविध कर ज्ञात करिए, डी बराबर 0, डी बराबर, अब मूलों की प्रकृति जब आपको पता है कि डी बराबर 0 होता है तो अल्फा बराबर बीटा, मतलब मूल कैसे होते हैं, मूलों की प्रकृति क्या लिखेंगे, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान तो प्रकृति में आएगा वास्तविक तथा समान। तो जिन बच्चों ने केवल और केवल यहां तक हल किया उनको 2 अंक मिल जाएंगे, और जिन्होंने प्रकृति वास्तविक और समान लिखी उनको पूरे के पूरे अर्थात 3 अंक मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई दो बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो बेटा निर्देशांक ज्यामिति का ये सवाल है। ठीक है, क्या सवाल है आइए देखते हैं। कह रहा है, ओहो मैंने इंग्लिश में ले लिया, हाँ, तो ये सवाल है निर्देशांक ज्यामिति का। कह रहा है एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करिए जिसमें बिंदु एक्स वाई, तो पहला बिंदु हमारा है पी एक्स कॉमा वाई, समान दूरी, समदूरस्थ मतलब समान दूरी, तो एक बिंदु ए मान लीजिए 3,6 और दूसरा बिंदु बी मान लीजिए -3,4 से समान दूरी पर है। तो बच्चों यहाँ पे कंडीशन दी गई है P से लेके A की दूरी बराबर P से लेके B की दूरी। देखिए जितना दूरी P A पे है उतना दूरी B पे है, तो सूत्र बनाइए बेटा। तो PA दूरी सूत्र लगेगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। बताइए सही है ना, ये दूरी सूत्र लगा दिया, x2 - x1 y2 - y1, तो ये हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर दो, क्या कर देंगे दोनों पक्षों का, हाँ दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो बेटा वर्क करने पर रूट हट जाएगा, वर्क करने पर रूट हट जाएगा। जब आप वर्क करेंगे रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा x - 3 का वर्ग प्लस y - 6 का वर्ग बराबर x + 3 का वर्ग प्लस y - 4 का वर्ग, ये बचेगा। बेटा हल करिए इसको, तो x² - 6x + 9 प्लस y² - 12y प्लस 36 बराबर x² + 6x प्लस 9 प्लस y² - 8y प्लस कितना 16। कौन सा फॉर्मूले से खोला है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b², और माइनस में यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, क्या आ जाता है माइनस। क्लियर हो गया, चलो काटा कुटी कर दो, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, यहाँ पे है माइनस का 6x और उधर से आएगा तो एक और माइनस का 6x इधर पे है माइनस का 12y, उधर से आएगा तो प्लस का 8y। ठीक है, और 36 प्लस का और 9, 36 और 9, पहले 9 से 9 काट दो, दोनों तरफ 9 है, कट गया ना, तो प्लस का 36 और माइनस का 16 बराबर कितना 0, तो -6x हो गया -12x, और माइनस का 12 और प्लस का 8 माइनस का 4y, और 36 में से 16 गए यानी प्लस का 20 बराबर कितना हो गया बच्चों 0, कितना हो गया 0। तो माइनस का 12x माइनस का 4y बराबर माइनस का 20, यहाँ पे 4 कॉमन ले लें माइनस का, तो 4 3 जा 12x और प्लस का y बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3x + y बराबर 20 और 4 बटे में डाला जाएगा तो 4 पंचे 20। उत्तर नोट करेंगे 3x + y बराबर 5, ये उत्तर है। x और y में संबंध होगा 3x + y बराबर 5। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, बिंदु 4 - 1 और 2 - 3 को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक रेखाखंड बना लीजिए जो कि दो बिंदु को ज्वाइन कर से मिलकर बना है, 4, -1 और -2 -3। ठीक है बच्चों, सम त्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भाग, कितने बराबर भाग, 1 भाग 2 भाग ये 3 भाग। तो बच्चों सम त्रिभाजित मतलब कि 3 भाग में बराबर करने वाले दो बिंदु होते हैं, एक पहला बिंदु P और दूसरा बिंदु Q। देखो बच्चों
अगर बराबर 3 भाग में विभाजित है तो यहाँ की लंबाई कितनी होगी l, यहाँ की भी कितनी होगी l, और यहाँ की भी कितनी होगी l। 3 बराबर भाग में विभाजित है। तो अगर आप p का अनुपात निकालोगे, p का अनुपात, तो p का अनुपात कैसे निकलेगा? p के बाएं तरफ की लंबाई कितनी है l और दाएं तरफ की कितनी है 2l, तो कितना अनुपात बनेगा? 1:2। समझो अच्छे से, मतलब बिंदु p किस अनुपात में काट रहा है? 1:2। और अगर q का अनुपात निकालना है तो q के बाएं तरफ की लंबाई कितनी है 2l। देखो q के बाएं तरफ की लंबाई कितनी है और दाएं तरफ की कितनी है l, तो अनुपात कितना बन गया? 2:1। 2:1। तो q का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 2:1। अब आपको अनुपात दिए हुए हैं, अब आपको विभाजक बिंदु निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं p के निर्देशांक। किसके? ध्यान से देखेंगे, p के निर्देशांक। तो p किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1:2। 1:2। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो देखिए कैसे विभाजित होंगे। पहला p का निर्देशांक है बच्चों, एक का किसके साथ होगा? -2 के साथ। तो 1 गुणे -2 और प्लस 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 और बटे दोनों का योग 1:2, कॉमा। अब y वाली बारी आ गई, 1 का किसके साथ? -3 के साथ। तो 1 गुणे -3 धन 2 गुणे -1, 2 गुणे -1 बटे 1:2। उत्तर -2, 2 एकम -2 प्लस 2 चौके 8 बटे 3, कॉमा 1 तियां -3 और -2 बटे 3। तो बेटा कितना आ गया? 8 में से 2 गए 6 और 6 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 2, कॉमा -5 बटे 3। तो बेटा पहले बिंदु P के निर्देशांक आ गए 2, -5 बटे 3। अब बिंदु Q के निर्देशांक, तो बिंदु Q जो है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:1। चलो कर दो सॉल्व। 4, -1 यहाँ है और -2, -3 यहाँ है। तो चलिए Q के निर्देशांक निकालते हैं। Q के निर्देशांक देखिए क्या बनेंगे? m1x2, तो 2 गुणे -2 प्लस 1 गुणे 4 बटे 2 धन 1, पहला। दूसरा 2 गुणे -3 धन 1 गुणे -1 बटे 2 धन 1। तो ये कितना हो गया? -4 प्लस 4 बटे 3, कॉमा 2 तियां -6 और -1 बटे 3। तो -4 प्लस 4 कितना हो गया? 0 बटे 3 अर्थात 0, और ये कितना हो गया? -7 बटे 3। तो उत्तर आ गया 0, -7 बटे 3। चलिए नोट करिए। तो बच्चों ये था आज हमारा कक्षा 10 का पहला भाग, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया है 20 तक। कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 बचा हुआ हमारे पास, 20 तक आज हमारे पूरे हो चुके हैं दोनों पार्ट, 21 और 22 और 23। कल मैं आपको 3 क्वेश्चंस करा के ये कंप्लीट पेपर अपना पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।